क्या हाल चाल? बढ़िया है। बना लिए। क्या छोटन, क्या हाल चाल? छोटन है? किसका शादी है? बाराती जा रहे हैं? शादी ब्याह का भी मौसम है ना। चलिए, शांति बनाइए। शांति शांति। आ जाइए। सोमवार है आज ना। हाँ। क्वेश्चन बना लिया आप लोग? आइए। पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, बाजरे का साक्ष्य किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुई है? यही ना है। बाजरे का साक्ष्य किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? आपको है? अब शांत होइए, मछली बेचना बंद कीजिए आप लोग। अब मुंह बंद कीजिए। प्राचीन भारतीय इतिहास का यह प्रश्न है। यह प्रश्न प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता नामक चैप्टर का है। और हड़प्पा सभ्यता नामक चैप्टर से जो प्रश्न पूछा जाता है, कभी पूछेगा सूती कपड़ा का साक्ष्य कहां से मिला है, कभी पूछेगा बृहद स्नानागार कहां से मिला है, कभी पूछेगा जूते हुए खेत का प्रमाण कहां से मिला है। इसके अलावे कौन हड़प्पाई स्थल किस नदी के तट पर है, कौन हड़प्पाई स्थल कहां है, किस हड़प्पाई स्थल की खोज किसने किया है, यही सब प्रश्न बेसिकली इस चैप्टर से आते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। हड़प्पा सभ्यता में अगर किसी एक बात को याद रखना हो तो आप इस बात को याद रखिएगा, कहां से किस वस्तु के प्रमाण मिले हैं। क्योंकि अगर प्रश्न हड़प्पा सभ्यता से आता है तो बेसिकली प्रश्न वहीं से आता है। आप क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिएगा तो इससे आपको एक अंदाजा लगेगा। हड़प्पाई स्थलों में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। और जो हड़प्पाई स्थल है मोहनजोदड़ो, वह पाकिस्तान में है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तीनों देशों में देखने को मिलता है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तीनों देशों में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए में मोहनजोदड़ो है, ऑप्शन नंबर बी में कालीबंगा है, ऑप्शन नंबर सी में लोथल है, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं है। तो जो बाजरे का साक्ष्य है, अगर बाजरे के साक्ष्य की हम लोग बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत बाजरे के साक्ष्य का प्रमाण मिला है लोथल से। कहां से मिला है? लोथल से। अर्थात उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। सी। अब आगे समझिएगा आप। देखिए, सभी हड़प्पाई स्थलों में सबसे बड़ा बंदरगाह नगर लोथल था। सबसे बड़ा बंदरगाह नगर था लोथल। लोथल वर्तमान में गुजरात राज्य में है और यह भोगबा नदी के तट पर है। भोगबा नदी के तट पर है। और आजादी के बाद अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा हड़प्पाई स्थल की खोज गुजरात से ही हुई है। सबसे ज्यादा हड़प्पाई स्थल की खोज गुजरात से ही हुई है।
लोथल से सिर्फ बाजरे के ही साक्ष्य नहीं, बल्कि लोथल से और भी कई सारे वस्तु के प्रमाण मिले हैं। जैसे धान की भुस्सी का प्रमाण, धान की भुस्सी का प्रमाण हो गया। फिर आपको मुहर, फारसी मुहर का प्रमाण हो गया। फिर आपको तीन युगल समाधियां, ये तमाम चीजों के प्रमाण लोथल से ही मिले हैं। ये सभी के प्रमाण लोथल से ही मिले हैं। आगे है मोहनजोदड़ो। पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में है। यहां से बृहद स्नानागार, विशाल धान्यागार या कोठागार, एक सील पर ध्यान के मुद्रा में बैठे हुए योगी की प्रतिमा। इसके बाद सबसे बड़े ईंट का साक्ष्य, तराजू के पल्ले का साक्ष्य, ये सभी चीजों के प्रमाण, सूती कपड़ा के प्रमाण, ये सभी चीजों के प्रमाण मिले हैं मोहनजोदड़ो से। कालीबंगा, इसका शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां होता है। यह राजस्थान राज्य में है। वर्तमान में घग्घर नदी के तट पर यहां से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। यहां से एक साथ 2 फसल उगाए जाने के प्रमाण मिले हैं। यहां से भूकंप के प्रमाण मिले हैं। ये तमाम चीजों के प्रमाण जो है आपको कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, यह प्रश्न, प्राचीन काल में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं, जिसमें महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने अहम भूमिका अदा किया था, उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है। तो आते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। पहला, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। हां, सही बात है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इन आगम ग्रंथों की रचना दिगंबर संप्रदाय के लोगों द्वारा की गई थी। गलत है ये बात। देखिए, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम के अंतर्गत 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 10 प्रकीर्ण, 12 अंग, 12 उपांग, ये सभी आते हैं आगम साहित्य के अंतर्गत। और जो आगम साहित्य है, आगम साहित्य की रचना दिगंबर संप्रदाय के संतों ने नहीं किया है, बल्कि जो आगम साहित्य है उसकी रचना किया है आपको श्वेतांबर संप्रदाय के संतों ने। श्वेतांबर संप्रदाय के संतों ने आगम साहित्यों की रचना की है। तो यह जो स्टेटमेंट है, यह स्टेटमेंट क्या है आपको गलत। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि प्रथम जैन सम्मेलन पाटलिपुत्रा में हुआ था। उस समय पाटलिपुत्रा में मौर्य वंश का शासन था और शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। प्रथम जैन सम्मेलन के दौरान ही जैन धर्म 2 भाग, श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में बट गया। श्वेतांबर संप्रदाय, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर संप्रदाय, या स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर संप्रदाय के कहलाए। वही नग्न रहने वाले या भद्रबाहु के शिष्य कहलाए दिगंबर। और दिगंबर संप्रदाय का ज्यादा प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में हुआ था। कर्नाटक सबके क्षेत्र में जो है दिगंबर संप्रदाय का ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ था। समझ गए? आगे, न्याय धर्म कहा सूत्र में भगवान महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। हां, सही बात है, न्याय धर्म कहा सूत्र में भगवान महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। देखिए, कुछ प्रमुख जैन साहित्य है, जैसे न्याय धर्म कहा सूत्र, उसमें तो क्या है आपने देखा ही। फिर है एक आपको आचरांग सूत्र। आचरांग सूत्र में क्या है, तो उसमें जैन धर्म को अपनाने के बाद जैन धर्म के आचार विचार नियम कानून है, उसकी चर्चा है आपको आचरांग सूत्र में। आचरांग सूत्र में उसकी चर्चा है। फिर आपको एक है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में इस बात की चर्चा है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपद हुआ करता था
और साथ ही साथ महावीर स्वामी के जीवन पर भी प्रकाश भगवती सूत के माध्यम से जो है आपको डाला गया है। तो ये चीज है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो बताइए कौन सा सही है? केवल 2। नेक्स्ट, मौर्यकालीन कर के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? मतलब कौन सा विकल्प गलत है? मौर्यकालीन कर के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? मौर्यकालीन कर के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? कर और संबंधित विभाग। 1 नंबर में है आपको प्रणय कर। प्रणय कर निर्यात कर है? नहीं, गलत है। प्रणय कर निर्यात कर नहीं है, बल्कि प्रणय कर की अगर हम लोग बात करें तो जो प्रणय कर है यह आपातकालीन कर है। आपातकालीन कर है। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपातकाल में जो विशेष प्रकार का राजस्व मौर्य साम्राज्य के राजाओं के द्वारा आम जनता से लिया जाता था, उसी को कहा जाता था प्रणय कर। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। देखिए, मौर्य काल को आप पढ़ेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि मौर्य काल में अकाल सब पड़ने लगे थे। अकाल पड़ने लगे थे। अकाल पड़ने लगे थे मतलब लोग भूखमरी के शिकार होने लगे, सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होने लगी थी। तो मौर्य काल में जो अकाल पड़ने लगे, उस अवधि के दौरान सुखी संपन्न जनता से जो आपातकालीन कर लिया जाता था, उसी को कहा जाता था प्रणय कर। अब यहां पर जैसे आज के डेट में आयात कर है, निर्यात कर है। कोई वस्तु को निर्यात कर रहे हैं, भेज रहे हैं, उस पर भी टैक्स लगता है। कोई वस्तु खरीद रहे हैं, उस पर भी टैक्स लगता है। मौर्य काल में भी यह व्यवस्था था। मौर्य काल में जो निर्यात कर था उसको कहा जाता था निष्क्राम्य। और मौर्य काल में जो आयात कर था, आयात कर को कहा जाता था प्रवेश्य। प्रवेश्य आयात कर को कहा जाता था प्रवेश्य। समझ गए? तो मौर्य काल में निर्यात कर को निष्क्राम्य और आयात कर को कहा जाता था प्रवेश्य। इसके बाद बलि, एक प्रकार का राजस्व दर। हाँ, हिरण्य अनाज के रूप में न लेकर नगद कर। हाँ, सेतुबंध राज्य की ओर से सिंचाई प्रबंधन कर। हाँ, बाद बाकी सब है सही। गलत है सिर्फ 1 नंबर, अर्थात आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। कौन सा विकल्प असत्य है? मतलब कौन सा गलत है? कौन सा विकल्प असत्य है मतलब कौन सा गलत है? पहला, पुस्तक और लेखक हरविलास। हरविलास के रचयिता राजशेखर है, सही है। कृत्यकल्पत्रु लक्ष्मीधर, सही है। पृथ्वीराज विजय लक्ष्मीधर, कृत्यकल्पत्रु लक्ष्मीधर, सही है। पृथ्वीराज विजय सोमदेव, नहीं। पृथ्वीराज विजय के लेखक है जैनक। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जैनक। वही सोमदेव की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने कथा सरित सागर, कथा सरित सागर नामक साहित्य की रचना की। फिर हरिकेल नामक नाटक की रचना बिसल देव ने किया है, सही है। आंसर हो जाएगा सी। देखिए, अब पृथ्वीराज विजय, यह जो साहित्य है, यह साहित्य पूर्णतः एक प्रकार से कहिए तो पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान जो कि चौहान वंश के सबसे महान शासकों में से एक हुए, उन्हीं को समर्पित यह पुस्तक है। और इस पुस्तक में पृथ्वीराज चौहान के जो विजय अभियान है उसका विवरण है। और पृथ्वीराज चौहान राजपूत थे और
भारत के राजपूतों के अड़ियल रवैयों के कारण ही भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना हुई। अगर भारत के राजपूत अड़ियल रवैया नहीं अपनाता तो भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना नहीं होती। खैर ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ। पृथ्वीराज चौहान आप सब लोग जानते हैं, भारत में इस्लामी सत्ता का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध जो 1192 ईस्वी में हुए हैं, उस युद्ध को जीत करके मोहम्मद गौरी ने भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना किया। लेकिन 1192 से ठीक पहले 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, और उस तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। और अगर पृथ्वीराज चौहान चाहता तो मोहम्मद गौरी को मार देता, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ऐसा काम नहीं किया, जो कि भारत के कुछ राष्ट्रवादी इतिहासकार इसे पृथ्वीराज चौहान की भूल मानते हैं, और मानना भी चाहिए, क्योंकि यही मोहम्मद गौरी जब 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया, तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मौत के घाट उतार दिया। कम से कम एक बार ई छोड़ा तो एक बार वो भी छोड़ देता, समझ गए, तब ना न्याय वाली बात होती। तो यहां पर तो न्याय वाली बात हुई ना, समझ गए। तो खैर चलिए ठीक है, सब चीज का मजा लेना चाहिए। आम, इमली, कटहर, लीची, सब चीज का मौसम आता है। हिंदुओं का शासन रहा, मुसलमानों ने भी शासन किया, अच्छी बात है। और बहुत की फिर अंग्रेजों ने शासन किया, अलग अलग संस्कृति का मिलन हुआ, बढ़िया बात है ये सब, समझ गए। हाय क्या, और मोदी जी, अरे मोदी जी का जवाब है महाराज। तो यही है, आगे आइए। आगे आइए। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों द्वारा पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया? पुरी ओडिशा में है। ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक अनंत वर्मा चोडगंग के द्वारा करवाया गया था। अनंत वर्मा चोडगंग, अनंत वर्मा चोडगंग के द्वारा किया गया था। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, बरीद मुबालिक गुप्तचर विभाग है नामक संगठन की स्थापना किसने किया था? देखिए, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बरीद मुबालिक नामक गुप्तचर विभाग का गठन किया था आपको बलबन ने। किसने किया था? बलबन ने। बलबन ने किया था, तो आंसर हो जाएगा डी। अब आगे मोहम्मद बिन तुगलक। आप सब लोग इस बात से अवगत हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही नामक दीवान ए कोही नामक कृषि विभाग का गठन किया। देखिए समझिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक दीवान ए कोही नामक कृषि विभाग का गठन क्यों किया? आप सब लोग जानते हैं, पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे पगला शासक यही था, मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत विद्वान था, विद्वान व्यक्ति था, पढ़ा लिखा था बहुत ज्यादा। मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में कहा जाता है कि सोना में हाथ देता था ना, तो वो सोना कोयला बन जाता था। इतने गुणों से परिपूर्ण थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की योजना सब बड़ी शानदार था, लेकिन अभागा था,
भाग साथ नहीं देता था, लक साथ नहीं देता था। जैसे देखिए, सफलता के लिए सिर्फ लेबर नहीं, लेबर के साथ साथ लक भी जरूरी होता है। अनेकों एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको। आए आए हाय तोरी लक और लेबर दोनों होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी आप बहुत लेबर किए हैं लेकिन लक साथ नहीं देता है तो नील बट्टे सन्नाटा, समझ गए? तो समझिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक दोआब क्षेत्र में, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में किसानों से कर जितना लेता था उस कर की दर को बढ़ा दिया, और कर की दर को बढ़ाकर 50% तक कर दिया। 50% तक। सामान्य तौर पर कर लिया जाता था उत्पादन का 1/3 भाग, लेकिन 1/3 भाग से बढ़ाकर कर दिया गया 1/2 भाग, यानी 33% से बढ़ाकर कर दिया गया 50%। तो देखिए, दोआब क्षेत्र जो होता है ना, उपजाऊ होता है। पंजाब राज्य के अधिक उपजाऊपन का कारण क्या है? पंजाब में दोआब क्षेत्र है। पंजाब 5 नदियों की भूमि कहलाता है पंजाब। वहां से सतलज, रावी, ब्यास, झेलम, चेनाब जैसी नदियां गुजरती है। तो दोआब क्षेत्र है वहां पर, इसी वजह से वहां की भूमि उपजाऊ है। और दोआब क्षेत्र की भूमि, 2 नदियों के बीच की भूमि को दोआब क्षेत्र कहा जाता है। तो दोआब क्षेत्र का भूमि होता है उपजाऊ। तो मोहम्मद बिन तुगलक को लगा कि भूमि तो उपजाऊ है ही, कर की दर बढ़ा देते हैं। लेकिन इतना अभागा था, जैसे दोआब क्षेत्र में कर की दर बढ़ाया, वैसे ही उस क्षेत्र में अकाल पड़ गया। लोग दाने दाने को तरसने लगे और उनके पदाधिकारी जबरदस्ती कर की वसूली करने लगा, जिस वजह से अलोकप्रिय हो गए। और फिर उन्हें बाद में पता चला, तो फिर किसानों को सुविधा प्रदान करने हेतु दीवाने कोही नामक कृषि विभाग का गठन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। आगे है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्तखराज नामक वित्त विभाग का, ये कैसे बढ़ गया ऑटोमेटिक है? क्या होता है जी? कहां है? चलिए समझिएगा, अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम लोग बात करें, इन्होंने दीवाने मुस्तखराज नामक वित्त विभाग का गठन किया। दीवाने मुस्तखराज, दीवाने मुस्तखराज नामक वित्त विभाग का गठन किया। क्यों किया? ये अपने वित्तीय व्यवस्था को बेहतर बनाना चाहते थे, अपनी आर्थिक व्यवस्था को बेहतर बनाना चाहते थे, और अपनी वित्तीय और आर्थिक व्यवस्था को बेहतर बनाकर ये अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। यही कारण है, और साथ ही साथ लोक कल्याणकारी योजना चलाना चाहते थे। यही कारण है कि उन्होंने दीवाने मुस्तखराज नामक वित्त विभाग का गठन किया। फिर आपको फिरोज शाह तुगलक, इन्हें कहा जाता है सल्तनत युग का अकबर। इन्होंने कई सारे विभाग, जैसे बेरोजगारों को रोजगार देने को लेकर के रोजगार ए दफ्तर विभाग का गठन किया। दासों की देखभाल हेतु दीवाने बंदगान नामक दास विभाग का गठन किया, और लोगों को दान देने हेतु दीवाने खैरात नामक दान विभाग का गठन किया। वृद्ध लोगों को, असहाय लोगों को पेंशन देने को लेकर दीवाने इस्तिहाक नामक पेंशन विभाग का गठन किया।
तो जो फिरोज शाह तुगलक की नीतियां थी, इन नीतियों की वजह से फिरोज शाह तुगलक कहलाए सल्तनत युग के अकबर, और उन्हें सल्तनत युग का अकबर कहा एल्फिस्टन नामक विद्वान ने। किसने? एल्फिस्टन नामक विद्वान ने। हे कहां गए जी? हे एगो चाय लाइए तो बढ़िया, गला पता नहीं फंसता है। चलिए, गर्म पानी तो पीते हैं। चलिए आगे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य औरंगजेब कालीन नहीं है? इन साहित्यों में कौन ऐसा साहित्य है जो औरंगजेब कालीन नहीं है? देखिए, इसमें चहार चमन औरंगजेब कालीन नहीं है, बल्कि जो चहार चमन नामक साहित्य है यह शाहजहां कालीन साहित्य है। शाहजहां, मुगल बादशाह शाहजहां कालीन साहित्य है, और इस साहित्य की रचना किया है चंद्रभान ने। इसके अलावे अन्य जितने भी साहित्य है सब औरंगजेब कालीन साहित्य है। मासिर आलमगीरी औरंगजेब कालीन साहित्य है, इसकी रचना किया है मुस्तंद खां। नुस्खा-ए दिलखुशा, इसकी रचना किया है भीमसेन ने। और मुंतखाब उल्लुआब, इसकी रचना किया है खफी खां ने। और खफी खां नामक विद्वान ने ही औरंगजेब के उत्तराधिकारी उसके पुत्र बहादुर शाह प्रथम को शाह-ए-बेखबर की उपाधि प्रदान किया था। शाह-ए-बेखबर की उपाधि खफी खां ने ही प्रदान किया था। नेक्स्ट, संगमेश्वर का युद्ध किनके बीच हुआ था? संगमेश्वर का युद्ध 1689 ईस्वी में हुआ है, और यह युद्ध हुआ है मुगल और मराठों के बीच। संगमेश्वर का युद्ध 1689 ईस्वी में हुआ है, और यह युद्ध हुआ है मुगल और मराठों के बीच। देखिए, ध्यान दीजिएगा, मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी को माना जाता है। शिवाजी मुगल बादशाह औरंगजेब के समकालीन थे, और औरंगजेब के कालखंड में ही शिवाजी अपने साम्राज्य के विस्तार में जुड़े हुए थे, और औरंगजेब और शिवाजी के बीच हमेशा संघर्ष होते रहता था। औरंगजेब के साथ लड़ते हुए शिवाजी एक विशाल मराठा साम्राज्य को स्थापित कर लिया, और शिवाजी शासन प्रशासन करते हुए 1680 ईस्वी में वीर गति को प्राप्त हो गए। शिवाजी का उत्तराधिकारी बना उसका बेटा संभाजी। शिवाजी का उत्तराधिकारी बना उसका बेटा संभाजी। शिवाजी जितना योग्य था, जितना कुशल सेना नायक था, उतना कुशल सेना नायक और उतना योग्य उसका बेटा संभाजी नहीं था। यह बात मुगल सेना जानती थी, और शिवाजी के निधन होने के बाद मुगल तो यह चाहता था कि कब मराठा शासित क्षेत्र को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाए। तो मुगल मराठा शासित क्षेत्र को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने को लेकर शिवाजी के मृत्यु 1680 ईस्वी के बाद लगातार आक्रमण करता रहा, युद्ध लड़ता रहा। उसी क्रम में 1689 में मुगल सेना और संभाजी के बीच संगमेश्वर का युद्ध हुआ, और इस युद्ध में संभाजी की हार हुई, मुगल सेना की जीत हुई, और संभाजी को कैद करके औरंगजेब के सामने प्रस्तुत किया गया, और फिर औरंगजेब ने इन्हें मृत्यु दंड दे दिया। समझ गए? तो आंसर हो जाएगा मुगल और मराठा। फिर मुगल और औरंगजेब ने मुगल और अंग्रेज के बीच युद्ध सब होना प्रारंभ
औरंगजेब के समय से हुआ है। मुगल और अंग्रेज के बीच युद्ध होना प्रारंभ मुगल बादशाह औरंगजेब के समय से हुआ है। ताराबाई एवं साहू जी के बीच 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ है। 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ है और 1707 ईस्वी में जो खेड़ा का युद्ध हुआ है, इस युद्ध को जीता है साहू जी, जबकि हार हुई है ताराबाई की। और इस युद्ध को जीतकर ही साहू जी बने मराठा छत्रपति। मराठा एवं निजाम के बीच पालखेड़ा का युद्ध हुआ है, भोपाल का युद्ध हुआ है, जिसमें पालखेड़ा का युद्ध मराठा और निजाम के बीच 1728 में हुए थे। और इस युद्ध में हैदराबाद के निजामुल मुल्क की हार हुई, मराठों की जीत हुई। इस समय मराठा पेशवा हुआ करते थे बाजीराव प्रथम, जिसे लड़ाकू पेशवा, हिंदू लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ही हैदराबाद के निजाम को पालखेड़ा के युद्ध में 1728 ईस्वी में पराजित किया और उस युद्ध की समाप्ति मुंशी शिवगांव के संधि के तहत हुई। और मुंशी शिवगांव के संधि के तहत ही हैदराबाद के निजामुल मुल्क ने मराठों को चौथ एवं सरदेशमुखी नामक कर देना स्वीकार किया। देशी रियासत के प्रति ब्रिटिश नीति के विभिन्न चरण के संदर्भ में किसका मिलान सही नहीं है, अर्थात किसका मिलान गलत है। घेरे की नीति 1765 से 1813 एकदम सही है। अधीनस्थ पृथक्करण की नीति 1813 से 1858 सही है। अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1947 नहीं, बल्कि 1858 से 1935। और समान संघ की नीति 1935 से 1947। तो इसमें गलत है सी नंबर, आंसर हो जाएगा सी। इसको समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा समझिए, ज्यादा नहीं समझेंगे, थोड़ा सा समझाएंगे। देखिए, अंग्रेज 1757 के पलासी युद्ध को जीतकर भारत में क्या हो रहा है बताइए। ऐसे मत बतियाया कीजिए, हम भी हैं। एकदम पीछे मुड़ के बतियाती है। पीछे मुड़ के नहीं बतियाना, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे। चलिए समझिए। अब देखिए, हम आपको बता रहे थे 1757 के पलासी युद्ध को जीतकर अंग्रेजों ने भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना किया। और 1764 में बक्सर का युद्ध जीतकर अंग्रेजों ने भारत में कर की वसूली करना शुरू किया। बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में कर की वसूली करना शुरू किया। तो ब्रिटिश भारत की सत्ता 1757 में ले लिया अपने हाथ और कर की वसूली बक्सर के युद्ध के बाद करना शुरू किया। तो अब राजनीतिक सत्ता भी आ गई, वित्तीय अधिकार भी आ गए, सब चीज आ गया। तो अंग्रेजों ने शुरू में, ऐसा थोड़े है कि अचानक अंग्रेज आया पूरे भारत को जीत लिया, नहीं। अचानक अंग्रेज आया पूरे भारत को जीता नहीं, बल्कि अंग्रेज सबसे पहले बंगाल को जीता। फिर बंगाल को जीतने के बाद अंग्रेजों ने घेरे की नीति अपनाते हुए, घेरे की नीति मतलब आसपास के राज्यों को अपने अधीन, अपने सर्कल में करने के लिए साम दंड भेद अंग्रेजों ने अपनाया। अंग्रेजों ने कहा, हम आपको जो है सहायता देंगे, आपके यहां ब्रिटिश सेना रखेंगे,
आप पर कोई दूसरा राज्य आक्रमण करेगा तो हमारी प्रशिक्षित सेना आपका बचाव करेगा, जिसको सहायक संधि कहते हैं, जो 1798 में आया है। तो इस सहायक संधि सब क्या है? भारतीय राज्यों को घेरने की नीतियां थी और भारतीय राज्य को घेर करके उस पर ब्रिटिश प्रभुसत्ता को स्थापित करना था। तो 1765 से 1813 तक घेरे की नीति के तहत अंग्रेजों ने भारत में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार किया। फिर दूसरा है अधीनस्थ पृथक्करण नीति। पृथक्करण, पृथक्करण का मतलब क्या होता है जानते हैं? अलग 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 करना। अब यहां पर समझिएगा अंग्रेज क्या करने लगा। अब भारतीय राज्यों को टुकड़ा टुकड़ा में, ये जो 1813 से 1858 का कालखंड है, इस बीच में अंग्रेज क्या करने लगा, बड़ा भारतीय राज्य था तो उसमें फूट डालकर छोटा छोटा टुकड़ा में बांटने लगा और छोटे छोटे टुकड़ों को अपने अधीन करना शुरू कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों को अपने अधीन करना शुरू कर दिया। यही अधीनस्थ पृथक्करण नीति हुई। फिर इसके बाद 1858 से 1935 अधीनस्थ संघ की नीति। मतलब इसका यह है, इसका मतलब यह है, अधीनस्थ संघ की नीति, इसका मतलब यह है कि जैसे आप एक बात जानते होंगे कि 1857 के विद्रोह से पहले भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था और उसके बाद भारत में ब्रिटिश क्राउन या ताज के शासन की स्थापना हुई। 1858 से भारत में प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश क्राउन या ताज के शासन की जब स्थापना हुई तो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा यह घोषणा किया गया कि जिस नीति के तहत हम ब्रिटेन में शासन कर रहे हैं उसी नीति के तहत हम भारत में भी शासन करेंगे। यही है अधीनस्थ संघ की नीति, मतलब जिस नीति के तहत ब्रिटेन में हो रहा है उसी नीति के तहत। लेकिन ये तो कहने की बात थी। इसके बाद समान संघ की नीति। समान संघ की नीति 1935 से 1947। इसमें भारत में शासन करने के क्रम में भारत में जो ब्रिटिश पदाधिकारी होंगे और भारत में जो भारतीय पदाधिकारी होंगे सबको एक समान अधिकार दिया जाएगा, एक समान अधिकार दिया जाएगा। यही हो गया समान संघ की नीति, सब एक समान है, समझ गए। और पहली बार अंग्रेजों ने भारतीयों को अपने समकक्ष का दर्जा 1930 के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में दिया था। 1930 के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में दिया था 1930। और 1930 के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में एक टेबल पर अंग्रेज और भारतीय दोनों बैठे, बात किए, पानी पिए, नाश्ता किए, समोसा खाए, सब चीज किए। लेकिन उससे पहले अंग्रेज मचोला पर बैठता था, अब भारतीय नीचे में दरी बिछा करके, समझ रहे हैं? तो कुछ गया है दिमाग में। कभी एक बार और देंगे यहां से क्वेश्चन कुछ अलग हट करके, फिर और दूसरा तरीका से भी समझाएंगे, समझिएगा। खैर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु कभी काल में भी अगर आ जाए तो मैक्सिमम विद्यार्थी गलती करके आता है, ठीक है, मैक्सिमम विद्यार्थी गलती करके आता है। वर्ष 1945 में गठित फ्लाउड कमीशन का संबंध है। वर्ष 1945 में गठित जो फ्लाउड कमीशन है इसका संबंध है जमींदारी व्यवस्था की जांच से। जमींदारी व्यवस्था की जांच से, जमींदारी व्यवस्था की जांच से। देखिए जमींदारी व्यवस्था क्या है जानते हैं? नहीं जानते हैं? है, जानते हैं महाराज आप? अस्थाई बंदोबस्त का नाम सुने हैं? वही तो जमींदारी व्यवस्था है। समझाते हैं। पी लेते हैं, समझे, रुकिए।
छोटन बाराती जा रहे हैं। पॉलिथीन में मिठाई लाएंगे, मतलब खाएंगे भी लेकर भी आएंगे। बाजार में तो ये चीज नहीं होता है, गांव घर में तो भोज होता है तो लोग सब लोटा लेके जाता है ना। और विशेष तौर पर देखिए गांव का लोग क्या लेगा बताते हैं। बजका, बजका समझते हैं? बजका लेगा, दही लेगा, चीनी लेगा, और इसके बाद सकरौली समझते हैं? सकरौली दूध में जो है काजू किशमिश केला, ठीक है, ये सब मिला के जो बनाया जाता है वो सब चीज लेगा। दाल चावल सब्जी नहीं लेता है, समझे? या फिर सब्जी अगर कोई अच्छा है तब लेगा, पनीर सब लेगा। हाँ, चलिए आइए अब समझिएगा। देखिए, जब अंग्रेज भारत आया तो अंग्रेज यह चाहता था कुछ वैसे भारतीय जो भारत में अंग्रेजों का समर्थन करें। इसको लेकर ही अंग्रेजों ने जब भारत में कर वसूली को लेकर स्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू किया, तो उस स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत अंग्रेजों ने कर वसूलने का अधिकार जमींदारों को दिया। और जो जमींदार थे वो मूलतः भारतीय मूल के थे, भारत के थे। वो भारत के जमींदारों को कर वसूली करने का अधिकार दिया। और जो अस्थाई बंदोबस्त है, इस बंदोबस्त के अंतर्गत कर की वसूली किसानों से करता था जमींदार, जिस वजह से इसे कहा जाता है जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था के जरिए भारत के किसानों का आर्थिक तौर पर शोषण किया जा रहा था। लेकिन जो बड़े बड़े जमींदार थे, बड़े बड़े जमींदारों को, लेकिन जो बड़े बड़े जमींदार थे, बड़े बड़े जमींदारों को इससे तो फायदा हो रहा था। क्या फायदा हो रहा था? उनके अधीन बहुत भूभाग आता था, एक प्रकार से राजा की भांति जीवन जीता था जमींदार। और अंग्रेजों की चाटुकारिता करता था जमींदार, अंग्रेजों के सहयोगी के तौर पर काम करता था जमींदार। और जमींदारों को बहुत कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त था। तो कोई भी जमींदार चाहेगा कि जमींदारी प्रथा या अस्थाई बंदोबस्त समाप्त हो? नहीं चाहेगा। और राजा राम मोहन राय, आरसी दत्त जैसे
समाज सुधारकों ने भी जमींदारी व्यवस्था या अस्थाई बंदोबस्त की सराहना की और इन लोगों का मानना था कि जमींदारी व्यवस्था को पूरे भारतवर्ष में लागू किया जाए। लेकिन आधुनिक काल के जो राजनेता हुए, गांधी जी, नेहरू, पटेल, इन लोगों का मानना था नहीं, जमींदारी व्यवस्था समाज में आर्थिक असमानता को बढ़ावा देगा। इसी वजह से ये लोग इस पक्ष में थे कि जमींदारी व्यवस्था को समाप्त किया जाए। और फिर 1940 के दशक में अर्थात 1945 ईस्वी में फ्लाउड कमीशन का गठन जमींदारी व्यवस्था की जांच हेतु किया गया, ताकि इस बात पर विचार विमर्श किया जा सके जमींदारी व्यवस्था को आगे लागू रखना है या नहीं रखना है। और फिर फाइनली जब भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ में आई, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। उन्होंने प्रथम संविधान संशोधन 1951 करके जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया। बहुत बढ़िया किया। आंसर बी। रंपा विद्रोह निम्नलिखित में से किस आंदोलन से प्रेरित था? देखिए ध्यान दीजिएगा, आंध्र प्रदेश के रंपा जनजातियों के लोगों के द्वारा रंपा विद्रोह अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में किया गया था। अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में किया गया था। अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में रंपा विद्रोह हुआ था और यह विद्रोह महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित था। यह विद्रोह महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित था। आंसर हो जाएगा आपको सी। देखिए महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित था, ऐसा हम लोग इसलिए कह सकते हैं क्योंकि असहयोग आंदोलन के जरिए महात्मा गांधी अंग्रेजों के प्रति सहयोग नहीं करने की नीति अपनाई, अर्थात असहयोग की नीति अपनाई। जैसे अंग्रेजों का जो व्यापार है उसको हम बढ़ावा नहीं देंगे बल्कि स्वदेशी अपनाएंगे। अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए शराब नहीं पिएंगे बल्कि देसी पिएंगे। तो एक प्रकार से सहयोग नहीं करने की नीति अपनाई गई। तो रंपा विद्रोह में भी आंध्र प्रदेश के रंपा जनजातियों के लोगों ने अंग्रेजों के प्रति सहयोग नहीं करने की नीति अपनाई। इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं रंपा विद्रोह महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित था। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह है। यह सत्याग्रह अप्रैल 1917 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ। इस सत्याग्रह के जरिए तिनकठिया प्रथा का अंत किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में होने वाला दूसरा बड़ा जनव्यापी आंदोलन था, जो दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह से शुरू हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को जो है प्रारंभ हुआ है। इस भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहते हैं। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था। देखिए सुनिएगा, समझिएगा। यह जो संगठन है ना, कांग्रेस का सहायक संगठन है। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस नामक संगठन कांग्रेस का सहायक संगठन है। कांग्रेस का सहायक संगठन है। कांग्रेस एक राजनीतिक संगठन थी जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम के द्वारा किया गया। तो कांग्रेस राजनीतिक मुद्दा को उठाने का काम करता था। कांग्रेस राजनीतिक मुद्दा को उठाने का काम करता था। तो कांग्रेस ने यह देखा कि जो सामाजिक मुद्दा है उसको तो कांग्रेस उठा ही नहीं पा रहा है। सामाजिक मुद्दा का मतलब क्या है? सामाजिक मुद्दा का मतलब है सती प्रथा को लेकर आवाज उठाना, बाल विवाह प्रथा को लेकर आवाज उठाना, बहुविवाह प्रथा
को लेकर आवाज उठाना, अंतरजातीय विवाह को लेकर आवाज उठाना, यह सब सामाजिक मुद्दा है। कांग्रेस राजनीतिक संगठन था, कांग्रेस राजनीतिक मुद्दा उठाता था। राजनीतिक मुद्दा मतलब अंग्रेजों से भारतीयों को हक अधिकार कैसे दिलाएंगे, ये राजनीतिक मुद्दा हो गया। तो कांग्रेस राजनीतिक मुद्दा उठाता था। तो कांग्रेस ने सोचा कि क्यों ना एक सहायक संगठन की स्थापना कर ली जाए जो कांग्रेस के तत्वाधान में काम करेगा और सामाजिक मुद्दा को उठाएगा। और सामाजिक मुद्दा को उठाने के उद्देश्य से ही कांग्रेस के तत्वाधान में ही कांग्रेस के सहयोगी संगठन के तौर पर नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 ईस्वी में हुई। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 ईस्वी में हुई और इसकी स्थापना एमजी राणा डे, इसकी स्थापना एमजी राणा डे के द्वारा की गई। एमजी राणा डे के द्वारा इसकी स्थापना की गई और इसका जो प्रथम अधिवेशन है वह मद्रास में आयोजित किया गया। इसका जो प्रथम अधिवेशन है वह आपको मद्रास में आयोजित किया गया, मद्रास, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, मतलब कौन सा विकल्प गलत है। कौन सा विकल्प सही नहीं है मतलब कौन सा विकल्प गलत है। पत्रिका और लेखक, इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन, सही है। ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सही है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, सही है। वामबोधनी मदन मोहन मालवीय, नहीं। कौन? वामबोधनी भी केशव चंद्र सेन ही, वामबोधनी के भी लेखक है केशव चंद्र सेन। वही मदन मोहन मालवीय की अगर हम लोग बात करें, हिंदुत्ववादी विचारधारा से ओतप्रोत थे मदन मोहन मालवीय और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदुत्ववादी विचारधारा का इन्होंने नेतृत्व किया था, जिसे वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो पूरे देश के प्रधानमंत्री, लेकिन अभी पूरे विश्व में हिंदुत्व के सबसे बड़े प्रतीक है हमारे नरेंद्र मोदी जी। इसलिए तो मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, समझ गए। मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय, लीडर जैसी पत्रिकाएं निकालने का काम किया। आंसर हो जाएगा डी, यही सही नहीं है। आए काहे हो, तबीयत खराब हो गया, भैया का तबीयत खराब हो गया, अपने भैया का, और रहते हैं आप ही के साथ। क्या हो गया उनको हो? आए बुला रहे हैं, इसका मतलब है आप फोन लेकर के आते हैं और क्लासरूम में फोन रिसीव करते हैं, तब ना पता चला। ये तो गलत बात है। कुछ नहीं होगा भैया को, जाइए, आपको जाना है तो ठीक है, जाइए। देखिए जानते हैं, आइए तो थोड़ा पढ़ने लिखने के उद्देश्य से आइए, और क्या बोलेंगे, और तो कुछ बोलेंगे नहीं। क्या छोटन, चलिए आगे आइए। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है, और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? देखिए, ध्यान दीजिएगा। अनटू द लास्ट, यह रस्किन की रचना है। जो अनटू द लास्ट है, यह है रस्किन की रचना। रस्किन, वही रस्किन जिससे महात्मा गांधी भूख हड़ताल की प्रेरणा लिए, भूख हड़ताल की प्रेरणा लिए। रस्किन ने अपनी पुस्तक में कल्याणकारी धारणाएं प्रस्तुत की, और उन कल्याणकारी धारणाओं में रस्किन ने अपनी पुस्तक अनटू द लास्ट में इस बात का जिक्र किया, व्यक्ति
का कल्याण सबके कल्याण में निहित होना चाहिए। मतलब हमको आपको ऐसा सोचना चाहिए कि सबके कल्याण में हमारा कल्याण है, सब अगर अच्छा है तो हम अच्छे हैं। तो ये जो सूचनाएं थी, इस सूचना ने, इस बात ने महात्मा गांधी के जीवन को बदल डाला और इसी से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने सर्वोदय सर्वोदय की बात की थी, अर्थात सभी का उदय हो, सभी आगे बढ़े। और यही रीजन है कि महात्मा गांधी हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि समाज के अंतिम पंक्ति में जो खड़े लोग हैं वो मुख्य धारा में कैसे आए। तो गांधी जी ये सोचते थे, मतलब सबके कल्याण में अपना कल्याण निहित समझते थे। और यही वजह है गांधी जी अपने बड़े बड़े महलों से निकलकर आश्रम में रहे। गांधी जी का जो पारिवारिक घर था वह राजमहल से कम नहीं था। गांधी जी के पिता लगभग पूरे काठियावाड़ प्रायद्वीप के दीवान थे। राजा जैसा महल था गांधी जी का, किसी चीज का कोई कमी नहीं था गांधी जी को। लेकिन उस महल से निकल करके जो है आश्रम, वो भी दूसरा बना दिया था, उस आश्रम में गांधी जी रहते थे। तो कहीं ना कहीं सबके कल्याण में अपना कल्याण समझते थे। तब तो दूसरी बात, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने देखा देश के किसानों के शरीर पर वस्त्र नहीं है पूरा। गांधी जी जो पूरा वस्त्र पहनते थे, धोती कुर्ता पाग हटा दिए, लंगोट पे आ गए गांधी जी। और गांधी जी ने घोषणा किया कि जब तक पूरे देश के लोगों के शरीर पर वस्त्र नहीं होगा तब तक हम अपने पूरे शरीर को वस्त्र से नहीं ढकेंगे। तो आप समझिए ये जो बात है ना, गांधी जी के जीवन को बहुत ही अधिक प्रभावित किया है। और एक और एग्जांपल से आप समझिएगा, गांधी जी का सबसे प्रिय भजन है वैष्णो जन को तेरे कहिए पीर पराई जय रे। इसकी रचना किया है नरसिंह मेहता ने, जो कि गुजराती भक्ति परंपरा के संत थे। ये जो वैष्णो जन को तेरे कहिए पीर पराई जय रे, इसका अर्थ होता है सच्चा वैष्णव वही है जो दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट समझे, दूसरों के पीड़ा को अपना पीड़ा समझे, जो दूसरों के कल्याण में अपना कल्याण निहित समझे, जो दूसरों के कल्याण में अपना कल्याण निहित समझे, वही सच्चा वैष्णव है। हिंदुस्तानी भाव का नाम सुने, अच्छा काम करता है वो, समझ गए। गरीब लोग सबको जो है खाना पीना खिलाता है ना, खिलाता है ना, नहीं जानते हैं, लगता है आप लोग टिकटॉकिया ना है। अरे हर वीडियो में तो उसका आता है, एगो डायलॉग आता है, रुको रुको, आता है ना, अभी और सुनो, ऐसे करके कुछ आता। वही तो है हिंदुस्तानी भाव। चलिए आंसर क्या होगा, बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड रिपन से संबंधित है। लॉर्ड रिपन की अगर हम लोग बात करें तो इनका कार्यकाल है 1880 से 1884। अब इस अवधि में जो घटना घटित हुआ होगा वह लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से संबंधित होगा, जो घटित नहीं हुआ होगा वह लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से संबंधित नहीं होगा। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, बर्मा का अंतिम रूप से भारत में विलय। देखिए जो तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध है यह हुआ है 1885 में, और बर्मा का अंतिम रूप से विलय इसी युद्ध के माध्यम से हुआ है। और इस समय हुआ करते थे भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन, क्योंकि जो डफरिन है, डफरिन का कार्यकाल है 1884 से 1888। तो 1884 से 1888 के बीच में ही आता है 1885, और 1885 ईस्वी में ही तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और बर्मा का अंतिम रूप से भारत में विलय हुआ।
तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध से पहले 2 और आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ है, जिसमें द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में लॉर्ड डलहौजी के समय और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बीच में लॉर्ड एमहर्ट्स के समय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है 1887 में, और 1887 में भी हुआ करते थे लॉर्ड डफरीन। आगे अफगानिस्तान से संधि, अफगानिस्तान से संधि हुई है 1881 में। तो 1881 में अफगानिस्तान के साथ संधि हुई है, और रिपन का कार्यकाल है 1880 से 84। 1880 से 84 के बीच में ही आता है 1881, अर्थात सही उत्तर हो जाएगा सी। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध की अगर हम लोग बात करें तो जो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध है यह हुआ है 1878 से 1880, और इस समय हुआ करते थे भारतीय वायसराय लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन हुआ करते थे। वही प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की अगर हम लोग बात करें तो जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध है वह हुआ है 1839 से 1842 के बीच में, और इस युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड हुआ करते थे, लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है, नेक्स्ट, लद्दाख अवस्थित है। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप समझिएगा। हिमालय, हिमालय पर्वत को प्रादेशिक तौर पर 4 भागों में और भौगोलिक तौर पर भी 4 भागों में, प्रादेशिक तौर पर 4 भाग में पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, और भौगोलिक तौर पर 4 भाग में ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। तो भौगोलिक तौर पर जो 4 भाग में बांटा गया है उसमें एक है आपको ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ही काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर जैसी पर्वत श्रेणियां आती है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ही लद्दाख में, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ही लद्दाख में काराकोरम, लद्दाख और जोस्कर जैसी पर्वत श्रेणियां आती है। फिर आपको ट्रांस हिमालय के समानांतर ट्रांस हिमालय के दक्षिणी भाग में बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय है। तो जो आपको लद्दाख है, अगर बात हम लोग लद्दाख की करें तो यह ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में आता है, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में आता है। लद्दाख श्रेणी ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में आता है। तो अब आइएगा, ए के साथ चलिए, ए के साथ चलिए। ए के साथ क्यों चलिए? ए के साथ इसलिए चलिए क्योंकि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर आता है, इसमें सबसे उत्तर में है काराकोरम, काराकोरम, उसके नीचे है लद्दाख और उसके नीचे है जोस्कर। तो काराकोरम और बृहद हिमालय के बीच में हम लोग लद्दाख को मानकर चल सकते हैं, नहीं मानकर चल सकते, एकदम मानकर चल सकते हैं। तो इसलिए आंसर होगा ए। पलिताना बांध किस नदी पर है? पलिताना बांध गुजरात राज्य में शतरुंजी नदी के तट पर है। पलिताना बांध गुजरात राज्य में शतरुंजी नदी के तट पर है। आगे है आपको माही नदी। आप सब लोग जानते हैं माही नदी मध्य प्रदेश राज्य में बहती है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भारत में बहने वाली माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कांगो या जायडे। पेरियार नदी केरल में बहने वाली नदी है, संभवतः केरल की सबसे लंबी नदी है, और पेरियार नदी पर ही पेरियार झील सब भी है, समझ गए। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई है? सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत हुई है 1978 में। अब यहां पर समझिएगा सामाजिक वानिकी कार्यक्रम क्या है। देखिए
समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं। कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं, कुछ पर्यावरण प्रेमी लोग होते हैं, हर प्रकार के लोग होते हैं। जब समाज के लोगों के द्वारा सामूहिक तौर पर सार्वजनिक या निजी भूभाग पर वन लगाया जाता है, फॉरेस्ट वृक्ष लगाया जाता है, तो इसी को कहा जाता है सामाजिक वानिकी। एक बार फिर से समझिएगा, जब समाज के लोगों के द्वारा सामूहिक तौर पर सरकारी या निजी भूभाग पर वन लगाया जाता है तो इसी को कहा जाता है सामाजिक वानिकी। इसकी शुरुआत 1978 में हुई है और इसे अर्थात सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को 1980 ईस्वी में छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसे शामिल कर लिया गया। क्लियर है? राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन की संकल्पना सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन की संकल्पना सर्वप्रथम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा किया गया था। राम मनोहर लोहिया के द्वारा। इसका क्या उद्देश्य था जानते हैं? समझिए। देखिए, भारत में नदी का कमी है जी? ना, सैकड़ों नदी है भारत में। और भारत में जो सैकड़ों नदी है, उन सैकड़ों नदी को दो भाग में बांटकर पढ़ते हैं। उन सैकड़ों नदी को जो दो भाग में बांटकर पढ़ते हैं, एक हिमालय की नदियां, दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। हिमालय की नदियां में सालों भर जल रहता है। हिमालय की नदी गंगा है, देखिए सालों भर जल रहता है, क्योंकि उसको जल की प्राप्ति वर्षा और हिम दोनों से होता है, इसलिए हिमालय की नदियों में सालों भर जल रहता है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां मौसमी होती है, उसमें वर्षा ऋतु में जल रहता है, अदर मौसम में जल नहीं रहता है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को मुख्य तौर पर जल की प्राप्ति वर्षा से ही होती है। तो भारत में नदियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन भारत की कुछ नदियां सालों भर जल से लबालब भरी रहती है और कुछ नदियां सूख जाती है, जिस वजह से किसानों को सिंचाई में असुविधा उत्पन्न हो जाता है। तो एक समाजवादी विचारधारा के नेता थे राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया ने ही यह संकल्पना प्रस्तुत किया कि भारत की वैसी नदियां जिसमें सालों भर जल होता है, उसको उन नदियों से कनेक्ट किया जाए जिन नदियों में सालों भर जल नहीं होता है। अगर नदियों के बीच कनेक्टिविटी होगा ऐसा, तो वैसी नदियां जिसमें सालों भर जल रहता है, उन नदियों से जल उन नदियों तक भी पहुंचाया जाएगा जिसमें सालों भर जल नहीं रहता है। इससे किसानों को सिंचाई में आसानी होगी और इसलिए इसकी संकल्पना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा किया गया था और यही है राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन। कुछ समझे हैं? देखिए, यह क्वेश्चन बड़ी प्रासंगिक है बिहार एसआई परीक्षा के लिए। कहिए क्यों? जैसे एगो सप्त क्रांति का नारा दिया गया था। सप्त क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया था, ये पूछा गया क्वेश्चन है, पता कर लीजिएगा। हमको नहीं पता, हमको पता रहता तो हम यही रहते। वैसे ही ये जो राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन है, ये पूछा जा सकता है एसआई परीक्षा में। समझ गए? राम मनोहर लोहिया। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया
के वैज्ञानिक ने केले की नई प्रजाति की खोज किस स्थान पर की है? अंडमान में की है। अंडमान में। कहां की है? अंडमान में। क्रोमाइट खनिज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? क्रोमाइट खनिज का सर्वाधिक उत्पादन ओडिशा राज्य द्वारा किया जाता है। ओडिशा राज्य द्वारा किया जाता है। और ओडिशा राज्य का क्योंझर जिला हो गया, कटक क्षेत्र हो गया, ये सब क्रोमाइट खनिज का उत्पादन करता है। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान अवस्थित है। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान की स्थापना वर्ष 1998 ईस्वी में हुई है। यह अवस्थित है चेन्नई में। 1998 ईस्वी में हुई है। यह अवस्थित है चेन्नई में। आंसर क्या हो जाएगा? डी। पवन ऊर्जा समझते हैं जी? आए नहीं समझते हैं? अंग्रेजी में विंड एनर्जी। पवन से ऊर्जा प्राप्त हो सकता है, एकदम हो सकता है। और पवन से ऊर्जा पवन चक्की के माध्यम से उत्पन्न किया जाता है। और पवन का काम देखना है ना, मरुस्थलीय इलाका में चले जाइए, पवन बहुत काम करता है, हवा बहुत काम करता है। या पवन का काम देखना है, 2 मिनट के लिए पवन अपना भावर समेट ले, मतलब 2 मिनट के लिए ऑक्सीजन दे ही नहीं पृथ्वी पर, क्या होगा? थोड़ा सोच करके देखिए। हम सब लोग ओम नमः स्वाहा। निम्नलिखित में से किस उद्योग को सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है? प्लास्टिक उद्योग को सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है। प्लास्टिक उद्योग को सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है। सीमा सड़क संगठन भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? देखिए, सीमा सड़क संगठन का काम क्या है, तो काम जान लीजिएगा ना तो आपको पता चल जाएगा। तो एक तो पहली बात, सीमा सड़क संगठन मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वर्ष 1960 में किया गया। मुख्य तौर पर उत्तरी भारत जो पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ सीमा बनाती है, नेपाल भूटान के साथ सीमा बनाती है, फिर उत्तरी पूर्वी भारत, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम जैसे राज्य जो म्यांमार के साथ सीमा बनाती है। तो भारत का मानचित्र अगर आप लेंगे तो ये जो सीमा भारत पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान, चीन के साथ, नेपाल, फिर इधर अरुणाचल प्रदेश के साथ, ये जो सीमा है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले क्षेत्रों में, इस क्षेत्र में सड़क का निर्माण करती है BRO नामक संगठन। सड़क का निर्माण करती है BRO नामक संगठन। और BRO नामक संगठन इस क्षेत्र में सड़क का निर्माण करती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर सुरक्षा की जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की होती है। एक बात आप समझिएगा, यहां पर देश के भीतर आंतरिक तौर पर सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के अधीन होता है। देश के भीतर आंतरिक तौर पर सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के अधीन होता है। और सीमावर्ती इलाका में सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है रक्षा मंत्रालय के अधीन। तो इस क्षेत्र में जो सड़कों का निर्माण सीमा सड़क संगठन नामक संगठन करती है, वो रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करती है। आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। वर्तमान में साक्षरता का मापदंड आयु है। देखिए, समझिए, 1981 में भारत में जनगणना हुआ। भारत में जनगणना तो 1872 से होता हुआ आ रहा है। 1981 से पहले जब साक्षरता निकाला जाता, साक्षरता दर अर्थात लिटरेसी रेट
निकाला जाता था तो उसमें 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को कंसीडर किया जाता था। लेकिन 1981 के बाद से लेकर आज तक अब जो भारत में साक्षरता दर निकाला जाता है उसमें 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को शामिल किया जाता है। तो प्रश्न वर्तमान संदर्भ में है, तो वर्तमान में साक्षरता का मापदंड आयु है 7 वर्ष या उससे ऊपर, 7 वर्ष या उससे ऊपर। अब यहां पर 2 बात समझिएगा। एक बात यह कि साक्षरता दर क्या है। देखिए, साक्षरता दर के माध्यम से जो है ना, यह देखा जाता है भारत की 100% आबादी में कितना प्रतिशत आबादी साक्षर है, कितना प्रतिशत आबादी साक्षर है, मतलब पढ़ा लिखा है। साक्षर मतलब पढ़ा लिखा है, समझ गए। तो अब होता क्या है, साक्षरता दर जो निकाला जाता है, लिटरेसी रेट जो निकाला जाता है, उसमें होता यह है कि 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को कंसीडर करते हुए यह देखा जाता है कि वह किसी भी एक भाषा में पढ़ना और लिखना दोनों जानता है या नहीं जानता है। अगर कोई व्यक्ति जिसका उम्र 7 वर्ष या उससे अधिक हो गया है और अगर वो किसी भी एक भाषा में पढ़ना और लिखना दोनों जानता है तो वह साक्षर माना जाता है। और लास्ट टाइम जनगणना की रिपोर्ट 2011 में आई है। 2011 के जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत की साक्षरता दर है 74.04%। कोकना जनजाति पाई जाती है, कोकना जनजाति पाई जाती है राजस्थान में। सेसा आर्किड अभ्यारण्य स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। टिपानी लोक नृत्य किस राज्य की है? गुजरात का लोक नृत्य है, गुजरात, गुजरात। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, अर्थात कौन सा विकल्प गलत है? जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी सही है। जैकावरी परियोजना सतलज नदी नहीं, जैकावरी परियोजना है गोदावरी नदी पर, गोदावरी नदी पर। पोचम्पाद हो गया, जैकावरी हो गया, ये सब गोदावरी नदी पर है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी सही है। राणा प्रताप सागर चंबल नदी सही है। आंसर हो जाएगा बी। क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के कक्षाओं के बीच होता है? क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के कक्षाओं के बीच जो छोटे छोटे आकाशीय पिंड है वही आपको क्षुद्र ग्रह है, मंगल और बृहस्पति। किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया? देखिए, ध्यान दीजिएगा, आपको पूछा जा रहा है कि इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन, कंपनी यानी व्यापार, व्यापार और प्रशासन यानी शासन प्रशासन संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। आप सुनिएगा, समझिएगा। कंपनी व्यापारी कंपनी थी, व्यापारी कंपनी पर नियंत्रण हो सके, नियंत्रण रह सके, इसको लेकर के लंदन में एक संगठन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन तो जब कंपनी की स्थापना हुई थी उसी के साथ हो गया था। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है कंपनी के व्यापारिक मामलों को देखता था। लेकिन जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी राजनीतिक प्रभुसत्ता की स्थापना किया और भारत में शासन प्रशासन करना शुरू कर दिया, तो फिर 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत प्रशासन संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने को लेकर जो है आपको 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत लंदन में ही बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन लंदन में 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुआ।
तो देखिए अब आप समझिएगा, कंपनी के व्यापारिक मामलों पर नियंत्रण बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता था और कंपनी के प्रशासनिक मामलों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया। तो कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक दोनों मामलों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया गया था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। आंसर हो जाएगा सी। और जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, इस एक्ट को पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक्ट इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट के द्वारा पारित किया गया था। और इस अधिनियम की अगर हम लोग बात करें तो जो यह अधिनियम है, इस अधिनियम का विरोध करते हुए ही वारेन हेस्टिंग्स अपने पद से त्यागपत्र दे दिए थे। इसी अधिनियम के विरोध में वारेन हेस्टिंग्स अपने पद से त्यागपत्र दे दिए थे और इस अधिनियम में संशोधन 1786 में हुआ, जिसे 1786 का अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं। और 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत वायसराय या गवर्नर जनरल को जो है विशेषाधिकार अर्थात वीटो का अधिकार जो है आपको दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के सदस्यों ने अपनी अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को देश के प्रथम राष्ट्रपति के तौर पर चुनने का काम किया था। अर्थात आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। तो राजेंद्र प्रसाद 1950 से लेकर के 1952 ईस्वी तक चयनित राष्ट्रपति रहे और पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव 1952 में हुआ और फिर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित राष्ट्रपति बने 1952 में। निर्वाचित राष्ट्रपति बने 1952 में और राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबे अवधि तक राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं और सिर्फ राजेंद्र प्रसाद ही एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति है जो लगातार 2 कार्यकाल को पूरा किया है। उनके अलावा कोई भी लगातार 2 कार्यकाल को पूरा नहीं किया है। 26 जनवरी 1950 इस तिथि को भारत का संविधान लागू हुआ। मई 1949 ईस्वी में भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य राष्ट्र बना। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य राष्ट्र बना और भारत को राष्ट्रमंडल के सदस्य राष्ट्र के तौर पर स्वीकृति संविधान सभा ने दिलाया था। और जब भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य राष्ट्र बना तो भारत के लोगों को यह शक होने लगा कि कहीं फिर से देश गुलाम ना हो जाए। तो इस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के लोग जो उलझन में पड़ गए थे, भारत के लोगों के उलझन को दूर करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह स्टेटमेंट दिया कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वेच्छा से ली गई सदस्यता है, इसका परित्याग भारत कभी भी कर सकता है। इसका परित्याग भारत कभी भी कर सकता है। 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर तिरंगा को स्वीकार किया गया। 1947 होगा। 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर तिरंगा को स्वीकृति प्रदान की गई। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर तिरंगा को स्वीकृति प्रदान की गई। ठीक है। न्यायपालिका भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। न्यायपालिका भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 में ही यह प्रावधान था कि भारत में संघीय न्यायपालिका का गठन होगा और 1935 के प्रावधानों के तहत ही वर्ष 1937 ईस्वी में भारत में संघीय न्यायपालिका की स्थापना हुई और वही संघीय न्यायपालिका आज़ादी के बाद 1950 ईस्वी में भारत के सुप्रीम कोर्ट के रूप में जाना गया। भारत के सुप्रीम कोर्ट के रूप में जाना गया। तो न्यायपालिका संबंधी प्रावधान भारत के संविधान में ग्रहण किए गए हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम से। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में गणराज्य का तात्पर्य है। गणराज्य का तात्पर्य है, देखिए समझिएगा। जब आप भारतीय संविधान के प्रस्तावना को पढ़ेंगे ना, तो भारतीय संविधान का प्रस्तावना यह कहता है कि भारत एक संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी,
पंत निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंत निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो इसमें हर शब्द का अपना कुछ ना कुछ अर्थ होता है। तो इसमें जो गणराज्य शब्द है, गणराज्य का अर्थ क्या होता है समझिएगा। गणराज्य वैसा देश या वैसा राष्ट्र जिसके राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होते हो। वैसा देश या वैसा राष्ट्र जिसके राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होते हो, वही कहलाता है गणराज्य। वही देश या वही राष्ट्र कहलाता है गणराज्य। भारत एक गणराज्य है कह सकते हैं। भारत एक गणराज्य है क्यों कह सकते हैं? भारत एक गणराज्य है यह इसलिए कह सकते हैं क्योंकि भारत के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, भारत के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति होते हैं निर्वाचित, और इसलिए भारत को गणराज्य कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, लेकिन भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष नहीं होता है बल्कि अप्रत्यक्ष होता है। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में क्या आम जनता भाग लेता है? नहीं। जब आम जनता भागे नहीं लेता है तो प्रत्यक्ष चुनाव कैसे होगा? प्रत्यक्ष चुनाव वह चुनाव होता है जिसमें आम जनता भाग ले, जैसे लोकसभा, विधानसभा, मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव। तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है लेकिन वो प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि उसमें आम जनता भाग नहीं लेता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये सब लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है लेकिन वह होता है अप्रत्यक्ष। समझ गए? तो गणराज्य वैसा देश या वैसा राष्ट्र जहां के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं निर्वाचित, वही कहलाता है गणराज्य। बताइए है किसी ऑप्शन में? प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो एक कैसे होगा? एक कैसे के बोली? ज्यादा दिमाग है। ऐसे भी लड़की लोग को दिमाग होता कहाँ? लड़की लोग के दिमाग का वजन भी 50 ग्राम कम होता है ना, या ज्यादा होता है? कम होता है। हाँ, इसलिए कम दिमाग होता है। सब सभी के साथ समान व्यवहार, ये होता है न्याय। बिना किसी भेदभाव के प्रत्यक्ष व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराने से, ये होता है समता या समानता। आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधार कार्ड का प्रयोग प्रत्येक नागरिक या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता? नहीं किया जा सकता, ना किया जा सकता। कलकत्ता हाईकोर्ट का जजमेंट है, कलकत्ता हाईकोर्ट का जजमेंट है, नहीं किया जा सकता, गलत है। एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता। गलत है, कर सकता है। कौन सत्य है? इनमें से कोई नहीं, ना तो एक ना ही दो। भारतीय संविधान में स्थानीय निकाय का उल्लेख कहां है? देखिए, भारतीय संविधान में स्थानीय निकाय का उल्लेख है अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन की बात है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन की बात है, और ग्राम पंचायत आता है स्थानीय निकाय के अंतर्गत। समझ गए? तो उद्देशिका में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मूल कर्तव्य में, नवी अनुसूची में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के बीच है। अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के बीच ही आता है अनुच्छेद 40, जिसमें ग्राम पंचायत की बात है, और ग्राम पंचायत स्थानीय निकाय के अंतर्गत आता है। अर्थात आंसर क्या हो जाएगा आपको? बी।
वायुसेना प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है? वायुसेना प्रमुख की नियुक्ति करता है भारत के राष्ट्रपति। देखिए, आप सब लोग जानते हैं तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होते हैं भारत के राष्ट्रपति, और तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति भारत के राष्ट्रपति होते हैं। इसीलिए तीनों सेना, थल सेना, वायु सेना, नौसेना, तीनों सेना के प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। लेकिन इसमें भी भारत के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री सलाह देते हैं। प्रधानमंत्री के सलाह पर भारत के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं, क्योंकि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है राष्ट्रपति, और यह राष्ट्रपति का सैन्य शक्ति है, यह राष्ट्रपति का सैन्य शक्ति है। और इसी सैन्य शक्ति के कारण युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति ही करते हैं, शांति की घोषणा भी राष्ट्रपति ही करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का। देखिए, अनुच्छेद 78 को पढ़िएगा ना, तो अनुच्छेद 78 क्या कहता है जानते हैं? अनुच्छेद 78 कहता है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय से राष्ट्रपति को अवगत प्रधानमंत्री करवाएंगे, या अगर राष्ट्रपति कोई सूचना केंद्रीय मंत्रिमंडल से चाहता है तो उससे भी अवगत प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को करवाएंगे। इस बात की चर्चा अनुच्छेद 78 में है। अर्थात राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए तमाम निर्णयों से अवगत करवाते हैं प्रधानमंत्री, अनुच्छेद 78 के कारण। तो प्रधानमंत्री करवाते हैं, तो प्रधानमंत्री का काम है, तो प्रधानमंत्री के कर्तव्य के विषय में जानकारी देता है मैं अनुच्छेद 78। अच्छा, एक बात बताइए, लोकसभा अध्यक्ष का क्या कार्य है? हो बहुते काम है। कोई विधेयक, धन विधेयक है या नहीं है, उसको लेकर निर्णय करना, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करना, लोकसभा में अनुशासन बनाए रखना, लोकसभा की अध्यक्षता करना, दल बदल कानून के तहत लोकसभा के सदस्यों को अयोग्य घोषित करना, ये सब काम है इसका। राज्यसभा के सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति का क्या काम है? देखिए, राज्यसभा के सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के क्या काम है सुनिए। पहला, उपराष्ट्रपति का काम है राज्यसभा का सभापतित्व करना, राज्यसभा का सभापतित्व करना। दूसरा, उपराष्ट्रपति का काम है राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के तौर पर काम करना, राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के तौर पर काम करना। तीसरा, उपराष्ट्रपति का काम है, अगर मान लिया जाए राज्यसभा में कोई विधेयक को लेकर मतदान हुआ और बराबर की स्थिति हो जाए तो निर्णायक मत डालना, यही सब तो उपराष्ट्रपति का काम होता है। भारत के कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका काम होता है भारत के सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। इसका काम होता है भारत के सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। कोई भी जो घोटाला का उजागर हो जाता है किसके कारण? इसी के कारण होता है, समझ गए। और पूरे देश में एक कैग होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आयु का निर्धारण किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा। सुप्रीम कोर्ट वाला संसद करता है, उच्च न्यायालय वाला राष्ट्रपति करता है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल क्या होता है?
उसका कार्यकाल नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का कोई कार्यकाल नहीं होता है, बल्कि उसके सेवानिवृत्ति की आयु होती है, रिटायरमेंट का एज होता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की आयु होती है 65 वर्ष और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की आयु होती है 60 नहीं बल्कि 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत किए गए? 15वां संविधान संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया है। दल बदल के संदर्भ में संसद सदस्य के निर्भरता पर फैसला कौन करता है? दल बदल के संदर्भ में संसद सदस्यों के निर्भरता पर फैसला करता है लोकसभा का अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था? देखिए, केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाकर रखी जा सके, इसको लेकर के सरकारिया आयोग का गठन वर्ष 1983 में हुआ। सरकारिया आयोग में टोटल 3 सदस्य थे और सरकारिया आयोग में जो टोटल 3 सदस्य थे उसमें एगो था आर.एस. सरकारिया, जो कि सरकारिया आयोग के अध्यक्ष थे। दूसरा वी. शिवरामन, और तीसरा एस.आर. सेन। ये तीनों सरकारिया आयोग के सदस्य थे। सरकारिया आयोग ने हाँ, बैठ जाइए, आप जो पूछना चाह रहे हैं हमको पता है, ठीक है। तो यही तीनों था, आगे क्लियर करेंगे, चिंता मत कीजिए। यही तीनों था। सरकारिया आयोग अपना रिपोर्ट 1987 में दिया, लेकिन सरकारिया आयोग अपना फाइनल रिपोर्ट 1988 में दिया। सरकारिया आयोग अपना फाइनल रिपोर्ट दिया 1988 में। 1988 में, समझ गए? आंसर क्या हो जाएगा? एस.आर. सेन। एस.आर. सेन। एस.आर. सेन। के हनुमंथैया कौन आयोग का अध्यक्ष था? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ 1966 में, और 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ था मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। लेकिन जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी ना, तो इंदिरा गांधी मोरारजी देसाई को उप प्रधानमंत्री बना ली, तो मोरारजी देसाई बन गए उप प्रधानमंत्री। तत्पश्चात मोरारजी देसाई प्रथम प्रशासनिक आयोग के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिए। तत्पश्चात प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष बने के हनुमंथैया, और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कई सारी सिफारिशें की थी। उन सिफारिशों में एक सिफारिश यह था कि भारत में लोकपाल का गठन हो। भारत में लोकपाल के गठन को लेकर के सिफारिश प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने ही किया था, और भारत में लोकपाल के गठन को लेकर पहली बार भारत की संसद में लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 में आया था। वर्ष 1968 में आया था। बिहार एसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, भारत की संसद में पहली बार लोकपाल बिल कब आया है? आंसर हो जाएगा 1968। समझ गए? विकल्प असत्य है, मतलब गलत है। कौन गलत है? विषय सूची लॉटरी राज्य सूची का विषय है, गलत है। लॉटरी राज्य सूची नहीं बल्कि संघ सूची का विषय है। यही गलत है, यही उत्तर हो जाएगा, बाद बाकी सब सही है। आंसर हो जाएगा ए। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि यानी कार्यकाल कितना होता है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या अन्य निर्वाचन आयुक्त हो, सभी का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, और जो भी पहले पूरा होता है
उस अनुसार जो है ये लोग अपने पद को छोड़ते हैं। समझ गए। और एक बात जानिए, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। लेकिन हाल में एक चीज जुटा है। क्या जुटा है? तो भारत के राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे, लेकिन भारत के राष्ट्रपति 3 सदस्यीय समिति के सिफारिश पर करेंगे। 3 सदस्यीय समिति के सिफारिश पर करेंगे, और जो 3 सदस्यीय समिति के सिफारिश पर करेंगे उसमें एगो होंगे प्रधानमंत्री, दूसरे होंगे प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई एक उनके कैबिनेट मंत्री, और तीसरे होंगे लोकसभा में विपक्ष का नेता। समझ गए। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, करंट में ये सब चीज हुआ है तो इसलिए पूछने की संभावना है। ठीक है। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है, अर्थात कौन गलत है? संथानम समिति 1961 गलत है। संथानम समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है। संथानम समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है। संथानम समिति का संबंध है भ्रष्टाचार से। इसका संबंध है भ्रष्टाचार से। भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु ही 1962 ईस्वी में के संथानम की अध्यक्षता में संथानम समिति का गठन हुआ, और इस समिति ने अपना रिपोर्ट दिया 1964 में। और इसी समिति के सिफारिश पर भारत में भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अर्थात केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अर्थात सीबीआई का गठन 1963 में हुआ, और भारत में भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु ही संथानम आयोग के सिफारिश पर ही सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अर्थात केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन वर्ष 1964 में हुआ है। बाद बाकी सादी कली समिति 1964 में गठित हुआ, पंचायती राज संस्था से संबंधित है। एल एम सिंघवी कमेटी 1986 में गठित हुआ, यह भी संबंधित है पंचायती राज संस्था से। जी वी के रॉय समिति गठन 1985 में हुआ, यह भी पंचायती राज संस्था से संबंधित है, अर्थात आंसर हो जाएगा ए। और पंचायती राज संस्था को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया है वह एल एम सिंघवी कमेटी के सिफारिश पर ही 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और जब पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था उस समय देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? 79वां। कोलंबो कप का संबंध किस खेल से है? कोलंबो कप का संबंध है फुटबॉल से। फुटबॉल से। मुक्केबाजी खेल किस परिसर में खेला जाता है? रिंग। रिंग में। पूल जानते हैं? पूल। स्विमिंग। तैराकी। तैराकी। तैराकी के परिसर को पूल। एरिना। घुड़सवारी के परिसर को एरिना। एरिना कहा जाता है। ठीक है। कंपनी का डिवेंचर धारक किसे कहा जाता है? लेनदार को कहा जाता है, जो ऋण लेता है उसी। बजट एक लेखपत्र है। देखिए, बजट एक तो संवैधानिक शब्द है नहीं, बजट के जगह वार्षिक वित्तीय विवरण संवैधानिक शब्द है जिसकी चर्चा अनुच्छेद 112 में है। बजट के जरिए सरकार अपने एक वर्ष के आय और व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। यह सरकार का एक राजकोषीय नीति है, तो बजट सरकार की राजकोषीय नीति का एक अंग है। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य देखिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66, प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56,
जिसमें कृषि पर जोर दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61, जिसमें कृषि पर जोर जिसमें उद्योग पर जोर दिया गया, उद्योग पर जोर दिया गया। और तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66, इसमें आत्मपोषित विकास पर बल दिया गया, आत्मपोषित विकास पर बल दिया गया। और सभी पंचवर्षीय योजना में सबसे असफल पंचवर्षीय योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसका कारण था भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध और भारत में सुखाड़ जैसी स्थिति का उत्पन्न होना। इन तमाम रीजनों से तृतीय पंचवर्षीय योजना सबसे असफल पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है। समझ गए? और इसका लक्ष्य था आत्मपोषित विकास। अगला टेस्ट बुधवार को होगा। कब होगा? बुधवार को। सर आ जाएंगे, हम आपको सूचना दे देंगे। अगला टेस्ट बुधवार को होगा और फिर उससे अगला टेस्ट होगा शनिवार को। 5 टेस्ट के जगह फिलहाल सप्ताह में 3 टेस्ट हो रहा है, लेकिन 200 में आपको 20 टेस्ट मिलेगा। समझ गए? लड़की लोग इधर से निकलिए, लड़का लोग को उधर से निकलना है। लड़की लोग निकलिए इधर से। धन्यवाद सभी लोगों का। लड़की लोग इधर से निकलिए, निकलिए निकलिए ना जी, अरे निकलिए ना। लड़का लोग उधर से निकलिए। पता नहीं क्या होता।